और एक डेटा के अनुसार हमारे देश में हर 1000 लोगों में एक आदमी ऐसा है जो कैंसर से जूझ रहा है। बट अच्छी बात यह है कि इसका इलाज भी संभव है। ये कोई एक बीमारी नहीं है, ये सेट ऑफ कैंसर्स हैं। आई डोंट स्मोक इस तरह का सोच के कोई एजम्पशन को सेफ नहीं मान सकते हैं। उनको भी माउथ कैंसर हो सकता है, इज इट ट्रू? मुंह के कैंसर, जीभ के कैंसर्स होते हैं। फैमिली हिस्ट्री को लोग अक्सर रिलेट करते हैं, लेकिन फैमिली हिस्ट्री रिलेटेड कैंसर्स लेस देन 5% ही होते हैं। कैंसर के केसेस हेड एंड नेक के जो हमारी नॉर्दर्न बेल्ट है उसमें ज़्यादा है। रिस्क फैक्टर है, कोई टोबैको च्यू कर रहा है या कोई अल्कोहल ले रहा है तो एटलीस्ट 30-40 ईयर्स तक उसके बॉडी को एक कंटिन्यूस ट्रॉमा मिल रहा होगा जिसके बाद कैंसर होगी। कैंसर एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही मन में डर, चिंता और घबराहट होने लग जाती है। अ, आज हमारा देश भी इस बीमारी से जूझ रहा है, अछूता नहीं है। और एक डेटा के अनुसार हमारे देश में हर 1000 लोगों में एक आदमी ऐसा है जो कैंसर से जूझ रहा है। पर अच्छी बात यह है कि अगर सही समय रहते आप इसकी डायग्नोसिस कर लें तो इसका इलाज भी संभव है। आज हम कैंसर से रिलेटेड कई टॉपिक्स पे बात करेंगे, स्पेशली हम फोकस करेंगे हेड एंड नेक कैंसर पे। हमारे साथ हैं सवेरा कैंसर हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करती हैं डॉक्टर अमृता राकेश मैम, और हम इनके साथ मिलकर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को भी हम बीट कर सकते हैं। हेलो मैम, आई होप यू आर डूइंग गुड। हाय। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी, कैंसर आखिर होता क्या है? देखिए, कैंसर जो वर्ड है ये एक सेल डिवीजन का इरेगुलर प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं। हम अगर लोग बोलते हैं कि कैंसर कहाँ हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो बेसिकली हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं सारी कैंसर कराने में कैपेबल हैं, क्योंकि वो नॉर्मल सेल डिवीजन होती है। जैसे सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बनते हैं। तो उस प्रोसेस में हमारे नॉर्मल बॉडी को पता होती है कि कहाँ पे उन्हें डिवीजन रोकनी है। लेकिन जब ये मैकेनिज़्म गड़बड़ा जाती है और हमारे बॉडी को ये सिस्टम जो होता है ये बाईपास हो जाता है कि अब हमें यहाँ पे सेल डिवीजन स्टॉप करना है, तो वहाँ पे अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन होने लगती है सेल्स की, जो कि अल्टीमेटली एक ट्यूमर के फॉर्म में हमें पता चलती है। और ये जो है ये एकदम बेसिक है कि कैंसर क्या होता है। आज क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं हेड एंड नेक कैंसर में, जिसमें हमारा नाक, हमारा मुंह, हमारा गला, इस तरीके के कैंसर्स के बारे में हम बात करेंगे जो कि बहुत कॉमन है। बट अच्छी बात यह है कि इसका इलाज भी संभव है। आप बिल्कुल। मुझे और हमारे ऑडियंस को इजी लैंग्वेज में बताइए कि आखिर मुंह का कैंसर, गले का कैंसर क्या होता है? देखिए, मुंह का, गले का कैंसर, जिसको कि अभी हम लोग हेड एंड नेक कैंसर्स बोल रहे हैं, ये कोई एक बीमारी नहीं है, ये सेट ऑफ कैंसर्स हैं। इसमें जो हमारे शुरुआत करें तो होंठ होते हैं, लिप का कैंसर, जो मसूड़े होते हैं, जिंजिवा, बकल म्यूकोसा होती है, गाल, टंग, हमारी जो तालू होती है, पैलेट, हमारे कंठ का ऊपरी हिस्सा जिसको कि हम लोग ओरोफेरिंक्स बोलते हैं, नाक का पिछला हिस्सा जिसको कि हम लोग नेज़ोफेरिंक्स बोलते हैं। उसके साथ ही अगर नीचे आए तो हमारे जो फूड पाइप के साथ में लगी हुई जो वॉइस बॉक्सेस होती हैं, वोकल कॉर्ड्स, तो ये जो जितने भी ऑर्गन्स हैं जो कि हमारे हेड और नेक के हिस्से को कॉम्प्राइज करते हैं, इसमें होने वाली बीमारी को हम लोग हेड एंड नेक कैंसर्स बोलते हैं। आज एक बहुत बड़ा मिथ कह लें इसको, या फिर एक ऐसी बात लोगों के बीच में है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं या जो लोग गुटखा, तंबाकू जैसे पदार्थों का उपयोग करते हैं, उनके बीच में कैंसर बहुत कॉमन है। बट एक डेटा के अनुसार जिन लोगों ने लाइफ में कभी भी स्मोकिंग नहीं की, उनको भी माउथ कैंसर हो सकता है। इज इट ट्रू? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोगों का जो ओपनिंग क्वेश्चन था, आपको याद होगा, हम लोगों ने बोला कैंसर क्या है। तो जब भी हमारा बॉडी इस मैकेनिज्म को भूल जाता है कि उन्हें सेल डिवीजन कहाँ रोकनी है, तो इस मैकेनिज्म को शरीर यूं ही नहीं भूलता, वहाँ पे कुछ ट्रिगरिंग मैकेनिज्म्स होते हैं जिसकी वजह से ये सिस्टम गड़बड़ाती है। तो स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये एक एडिटिव्स होती हैं जो कि इस प्रोसेस को गड़बड़ाने में कैटलिस्ट का काम करती हैं। तो यदि कोई बंदा स्मोकिंग कर रहा है, टोबैको च्यूइंग कर रहा है, जैसे और साथ साथ हमारे एरिया में खैनी, पान मसाला और गुल मंजन, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है। तो इन चीज़ों से कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी नॉर्मल पॉपुलेशन यानी कि आम जनता से उनमें ज़्यादा होगी। लेकिन ऐसा नहीं कि जो लोग नहीं करते हैं वो अपने को कि आई डोंट स्मोक
इस तरह का सोच के कोई एजम्पशन को सेफ नहीं मान सकते हैं, क्योंकि हो किसी में भी सकता है। इसके अदर रिस्क फैक्टर्स जो स्मोकिंग टोबैको के अलावा हैं, जैसे कि शार्प टीथ। शार्प टीथ तो किसी की बॉडी या लाइफस्टाइल से रिलेटेड नहीं होगा। एग्जैक्टली। लगातार किसी की बहुत तीखी दांत हो, नुकीली दांत हो, कहीं पे लगातार टंग को यदि इरिटेट कर रही है, मसूड़े से लग लग के गाल बार बार यदि कट रही है, तो वो भी एक रिपीटेड ट्रॉमा है, रिपीटेड ट्रिगर है। तो ओके। इस तरह की चीज़ें आपको वहाँ पे मुंह के कैंसर, जीभ के कैंसर्स होते हैं। इसके साथ ही साथ ऐसे लोग जिनमें फैमिली हिस्ट्री को लोग अक्सर रिलेट करते हैं, लेकिन फैमिली हिस्ट्री रिलेटेड कैंसर्स लेस देन 5% ही होते हैं। तो इट इज़ जस्ट लाइक कि यदि आप 120 पे गाड़ी चला रहे हो तो आपकी एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं कि जो 40 पे चल रहा है उसकी नहीं हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। अभी आपने बताया कि जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं उनमें चांसेस कम है, बट ऐसा नहीं कि चांसेस नहीं हैं। बिल्कुल। बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स जैसे कि हमारे शार्प टीथ भी एक रीज़न हो सकते हैं बिल्कुल। कैंसर का। तो जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं या जो लोग ड्राई फॉर्म में अब्यूज़ नहीं करते हैं टोबैको जैसी चीज़ों को, उनके अंदर एक सेटिस्फैक्शन होता है कि मैं इससे बहुत देर तक बचा रहूँगा या मुझे तो नहीं होने वाला है। इसीलिए उन लोगों में अगर कोई साइन नज़र भी आता है तो वो उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में कैंसर जैसा टर्म उस टाइम तक होता ही नहीं है। तो हमारे ऑडियंस को आप ये बताओ कि अर्ली साइंस ऑफ हेड एंड नेक कैंसर्स क्या-क्या हो सकते हैं जो बहुत कॉमन होते हैं? जैसे हेड एंड नेक कैंसर के जिन ऑर्गन्स की हम लोगों ने बात की, होंठ से लेके गले तक में, तो इन सारे ऑर्गन्स में किसी भी तरह की कोई दिक्कत होगी तो हमारा फंक्शन इफेक्ट होगा। इसको मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में यदि बताऊं तो ओठ पे किसी तरह का घाव आना, मसूड़े में घाव आना, दांत का अचानक से ढीला होना, ये एक ऐसा सिम्टम है जो कि इस पे मैं खास फोकस करना चाहूँगी। अक्सर लोगों के दांत ढीले होते हैं, लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं, दांत निकलवा देते हैं, लेकिन दांत निकलने के बाद जो वहाँ पे खाली स्पेस बचती है वो भरती नहीं है, उसमें धीरे धीरे ट्यूमर ग्रो करती है। तो लोगों को क्या लगता है कि उन्होंने दांत निकलवाया इस वजह से कैंसर हुई, जबकि फैक्ट ये है कि मसूड़े के अंदर नीचे से कैंसर ग्रो हो रही थी, उस वजह से उनकी दांत बेवजह ढीली पड़ी। तो लोग रिवर्स एसोसिएशन करते हैं। तो दांत का अचानक से ढीला होना, जीभ में, गाल के पीछे हिस्से में किसी घाव का बनना जो कि लोकल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होना या ठीक होके बार बार हो जाना। इसके साथ ही खाना निगलने में दर्द होना कंठ के ऊपरी हिस्से में, और आवाज़ का बैठ जाना। तो ये सब कुछ शुरुआती लक्षण हैं जो कि हम लोग को होने पे हम लोग सीधे कैंसर नहीं सोचते हैं, लेकिन कोई भी इस तरह का सिम्टम अगर 2 से 3 हफ्ते तक लगातार बना हुआ है, एक कट ऑफ हम लोग यूजुअली 3 वीक्स का मान के चलते हैं, और लोकल ट्रीटमेंट पे वो ठीक नहीं हो रहा है, तो एक बार उसको इन्वेस्टिगेट कराने की ज़रूरत होती है। अगर किसी को कैंसर डिटेक्ट होता है तो उसको इस बात की चिंता होनी चाहिए कि कैंसर जो है वो कंटेजियस होता है, एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल सकता है। नहीं, क्या नहीं। ये सही बात है? नहीं, देखिए कैंसर कॉन्टेजियस नहीं होता है, और ये एक सब बहुत कॉमन मिथ हमारे सोसाइटी में है कि जिस पेशेंट को कैंसर डायग्नोज होता है, लोग अक्सर उसको आइसोलेट कर देते हैं, उसका खाना पीना अलग कर देते हैं, उसको अलग कमरे में रखने लगते हैं, और बच्चों का उससे मिलना जुलना कम कर देते हैं कि उस को कैंसर है या उसकी कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सोसाइटल ड्रॉबैक कह लीजिए एक तरह से है, क्योंकि कैंसर कॉन्टेजियस नहीं होता है। छूने से, साथ बैठ के खाना खाने से या रूम शेयर करने से कैंसर नहीं फैलता है। तो बेसिकली मतलब मैं यही बोलना चाहूँगी कि पेशेंट को सोशल आइसोलेशन की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट को उस समय और टाइम से ज़्यादा उसको इमोशनल और फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत है, ना कि उसको आइसोलेट कर देने की। डेफिनेटली। अगर किसी इंसान के हेड एंड नेक का कोई कैंसर डायग्नोस है तो वो कैंसर उसके बॉडी के किसी और ऑर्गन में भी ट्रांसफर हो सकता है? देखिए, कैंसर की तो प्रॉपर्टी होती है मेटास्टेसिस की, जिसको कि बहुत सारे लोग मेटास्टेसिस के नाम से ही जानते हैं। तो बेसिकली कैंसर का क्या है कि जहाँ पे ग्रोथ हुई, जहाँ पे घाव है, तो हमारी बॉडी की ब्लड वेसल्स होती हैं। कैंसर सेल्स को भी तो उन्हें न्यूट्रिशन चाहिए, उनको भी ब्लड वेसल्स होती हैं। तो जो माइक्रोस्कोपिक सेल्स होती हैं वो ब्लड के माध्यम से शरीर के दूसरे हिस्सों में जाके डिपॉजिट हो सकती हैं, ठीक है।
तो हेड एंड नेक कैंसर्स के भी मेटास्टैसिस यानी कि फैलने के चांसेस होते हैं। वो सबसे पहले तो मुंह या जीभ में से निकल के पहले गले की गिल्टी में आते हैं। जैसे कि किसी को नॉर्मल सी दांत की इन्फेक्शन भी होती है या कभी सर्दी खांसी भी होती है, तो हम लोग देखते हैं कि गले की गिल्टी बढ़ जाती है। उसी तरह से कैंसर में भी सबसे पहले गले की गिल्टी बढ़ती है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे स्टेशन बाय स्टेशन फेफड़े या बोन्स में या लंग्स में, ब्रेन में जाने की चांसेस होती हैं, लेकिन ये बहुत एडवांस्ड स्टेज में होती है। यदि अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट आ जाए या अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस हो जाए, तो इसके स्प्रेड को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। आप एक बहुत ही रेप्यूटेड कैंसर हॉस्पिटल में हम्म प्रैक्टिस कर रही हैं, हेड ऑन्कोलॉजिस्ट। आपको पेशेंट जब आते हैं अपना कैंसर डायग्नोस कराने, तो जनरली डेटा क्या कहता है, किस स्टेज पे लोगों को ये अवेयरनेस होती है कि अब जाके एक बार चेकअप करानी चाहिए? देखिए, जैसे कि मैंने और भी जगह बिहार के अलावा भी प्रैक्टिस किया है, तो यूजुअली यहाँ पे मैंने देखा है कि जो स्टेज हमारे पास आती है, 60 to 70% पेशेंट्स स्टेज 3 में होते हैं, जो कि मेरा एक नॉर्मल सा ओपीडी फॉलोअप है। ये कोई साइंटिफिक डेटा मैं कोट नहीं कर रही हूँ, जो मुझे डेली बेसिस पे मिलते हैं। और एक लोअर पोर्शन ऑफ पेशेंट्स है जो कि स्टेज 2 में होते हैं। स्टेज 1 के पेशेंट बहुत रेयर होते हैं, क्योंकि लोगों में उस उतने छोटे स्टेज में जाके दिखाने की अवेयरनेस बहुत कम होती है। तो जो हमारा मेजर पॉपुलेशन जो बल्क होता है, अगर वो बोला जाए तो वो स्टेज 3 होता है। बाकी 1, 2 एंड 4 वाले भी होते हैं, बट बल्क भी कम्प्राइज ऑफ स्टेज 3 सो पेशेंट्स। मोस्टली लोगों को स्टेज 3 में जाके ऐसा लगता है कि अब कैंसर को डायग्नोस करने की ज़रूरत है, या कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है हमारे मुंह में या हमारे गले में। एक और बहुत ही कॉमन फैक्टर है, जब हम हेड एंड नेक कैंसर की बात करते हैं, तो हम सबसे ज़्यादा केसेस मेल्स में देखते हैं। फीमेल्स में हमने बहुत रेयरली सुना है कि मुंह का कैंसर हो गया, गले का कैंसर हो गया। फीमेल्स में और अलग अलग कैंसर्स हैं जो बहुत ज़्यादा तौर पे हमें सुनने को मिलता है, बट हेड एंड नेक कैंसर इज समथिंग जो हम आदमियों में ज़्यादा सुनते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि महिलाएं इससे फिर भी बेटर कंडीशन में है रेदर देन मेंस? देखिए, ऐसा नहीं है कि हेड एंड नेक कैंसर महिलाओं में नहीं होता है, और एक अच्छा खासा परसेंटेज है जो फीमेल हेड एंड नेक कैंसर्स का है। लेकिन मेल्स में इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि ये थोड़ा लाइफस्टाइल रिलेटेड फैक्टर्स इसको ज़्यादा ट्रिगर करते हैं, जैसे टोबैको कंजम्पशन खैनी के फॉर्म में, स्मोकिंग या अल्कोहल कंजम्पशन, जो कि टोबैको के इफ़ेक्ट को इन्हेंस करती है, मतलब नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को इन्हेंस करती है। तो इसको लाइफस्टाइल और जेंडर से इसलिए रिलेट किया जाता था क्योंकि हिस्टोरिकली मेल्स इस तरह के प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन ज़्यादा करते थे। लेकिन ये कोई रूल नहीं है, फीमेल्स भी करती हैं, और पुराने जैसे गांव की फीमेल्स होती थी, बीड़ी पीती थी, गुल मंजन करती थी, उनको गुल मंजन में टोबैको होता था। तो ये जो है, ये एक अंडररेटेड फैक्ट है कि फीमेल्स में नहीं होता है। इट इज़ नॉट अ मेंस डिजीज, इट कैन हैपन इन बोथ मेन एंड वीमेन, एंड फीमेल ऑल्सो मतलब आर प्रोन फॉर टोबैको कंजम्पशन। जहाँ पे विलेजेस में आप पुराने देखते होंगे, बूढ़ी हमारे घर में लेडीज रहती थी, वो लोग पुराने वो पान का एंड टोबैको का, खैनी का वो बट्टा रखती थी साथ हाँ में। जी। तो वो क्या था, वो दैट वाज आल्सो दिस टोबैको एक्सपोजर ओनली ना। सो अर्ली स्टेजेस में लोग इसे इतना नज़रअंदाज क्यों करते हैं? लोगों को आज भी कैंसर को लेके इतना डर क्यों है कि अगर डिटेक्ट हो गया, तो एक डर तो हमें पहले से होता है कि हम पहले डिनाइल फेज में रहते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि कैंसर जैसी बीमारी भी हो राइट। सकती है। सो अर्ली फेजेस को लोग इस तरीके से, इतना ये जानते हुए कि कैंसर अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो जाता है, तो हम उसे कंप्लीटली ट्रीट कर सकते हैं। कैंसर जैसी बीमारी भी कंप्लीटली ट्रीट हो सकती है। बट अभी भी क्या अवेयरनेस की इतनी कमी है कि अर्ली स्टेजेस में लोग नहीं पहुंच पाते हैं डायग्नोसिस के लिए? देखिए, पहले के मुकाबले अब अवेयरनेस तो काफ़ी हो चुकी है, और उसके साथ ही लोग अब जान रहे हैं बीमारी के बारे में, लेकिन एक्सेप्टेंस की कमी है। क्योंकि कैंसर को आज भी लोग एक स्टिग्मा की तरह समझते हैं कि यदि उन्हें कैंसर हो गया, या उनके फैमिली में किसी को पता चल गया कि उनको कैंसर है, तो उनको सोसाइटली बायकॉट कर दिया जाएगा या उनके घर लोग नहीं आएंगे। एक ये चीज़ है। दूसरा, जो लोग टोबैको कंजम्पशन च्यूइंग फॉर्म में या किसी फॉर्म में करते हैं, उन्हें एक अलग डर होता है कि हमें कैंसर हो गया तो दे विल बी क्रिटिसाइज्ड फॉर देयर हैबिट्स,
इसके साथ ही जो लोग नहीं करते हैं, जिनके में एडेड रिस्क फैक्टर्स नहीं है, वो जल्दी सोच ही नहीं पाते कि अगर ये सिम्टम उनका ठीक नहीं हो रहा तो ये कैंसर भी हो सकता है। तो अवेयरनेस की कमी मैं इस सेंस में बोलूँगी कि आजकल देखिए, जैसे आज हम और आप यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, इस तरह से बहुत सारे डॉक्टर्स प्रयास कर रहे हैं कि पॉपुलेशन लेवल पे इंफॉर्मेशन जाए। हॉस्पिटल्स हैं, सरकार है, तरह तरह की चीज़ें, स्कीम्स आ रही हैं अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। तो अवेयरनेस तो अब जैसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, अलग अलग तबके के आते हैं, तो लोगों में अवेयरनेस पहले के मुकाबले तो ज़्यादा है, लेकिन एक्सेप्टेंस इस बीमारी को लेके आज भी नहीं है। एक मन में डर तो होता है कि यदि पता चल गया कि यह बीमारी है, तो उसके बाद फिर मतलब इसका ट्रीटमेंट, सोशल स्टिग्मा, आइसोलेशन और इसके साथ ही एक इमोशनल बर्डन की ये बीमारी उन्हें डायग्नोज हो गई, तो लोग इन सब चीज़ों को सोच के डायग्नोसिस को डिले करते हैं। पहले ट्राई करते हैं कि किसी तरह से ये घरेलू उपचार से ठीक हो ठीक हो जाए, जाए। और एक तरह से जस्ट एक्सेप्टेंस की कमी मैं बोलूँगी कि अर्ली स्टेज में नहीं आने की। कैंसर का साइकोलॉजिकल कोई इफ़ेक्ट होता है क्या? अगर एक इंसान को जब पता चलता है कि उसको किसी भी तरह का कैंसर है, हेड एंड नेक कैंसर है या बॉडी के किसी पार्ट में कैंसर है। अभी आपने बोला कि लोग इसको डिले करने की कोशिश करते हैं, हुँ, डिनायल फ़ेज़ में रहते हैं कि कैंसर कैसे हो सकता है? हुँ, क्योंकि शायद इसका फ़ियर हमारे बैक ऑफ द माइंड इतना ज़्यादा होता है कि कैंसर हो गया है, हुँ, अब मैं पता नहीं सर्वाइव कर पाऊँगा, नहीं हुँ। कर पाऊँगा। तो एक इंसान जब कैंसर डायग्नोज करता है अपनी बॉडी में, उसके बाद क्या वो साइकोलॉजिकली भी वीक हो जाता है? उसके अंदर एक तरह की हीन भावना भी आ जाती है कि अब मुझे कैंसर हो गया है, मेरे बचने के चांसेस कम हैं, या फिर अब लोग मुझे इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और इसका इम्पैक्ट उनके बॉडी पे, उनके कैंसर पे एडवर्सली होता है? देखिए, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इसका बहुत ज़्यादा होता है कैंसर का, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका आज ट्रीटमेंट बहुत है, अच्छे से है, और काफ़ी सर्वाइवल रेट्स पहले के मुकाबले इंक्रीज़ कर चुके हैं। लेकिन जब एज अ डॉक्टर हम लोग जब ये डायग्नोसिस ब्रेक करते हैं किसी पेशेंट को कि आपकी रिपोर्ट में कैंसर आई है, तो वी कैन एक्चुअली सी वो पेशेंट और उसके साथ उसकी फैमिली, ये केवल पेशेंट ही नहीं, उसकी फैमिली पे एक बहुत ग्रेट साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालती है। हम लोग आपस में ऐसी बातें करते हैं कि कैंसर इज़ नॉट अ डिजीज़ ऑफ अ पर्सन, इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ अ फैमिली, क्योंकि पूरा परिवार साइकोलॉजिकली टूट जाता है इसमें। वो उन्हें एक जो भय होता है अपने लव्ड वन को खो देने का, ये वाला कि कैंसर तो हो गया है, दे टेक कैंसर एज़ अ डेथ सेंटेंस कि अब ये हो गया, अब पता नहीं, क्योंकि डायग्नोसिस ब्रेक करते के साथ 95% केसेस में जो अगला सवाल मेरे पास आता है, सर हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, इलाज कराएँ या घर चले जाएँ? तो मुझे उन्हें काउंसल करना पड़ता है कि आपका अभी स्टेज 2 है या 3 है, व्हाटएवर, आपके पास ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, आप इसको कराएँ। और मैंने देखा है कि जो पेशेंट बहुत भरोसे से, हिम्मत के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं, ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छे ढंग से कंप्लीट भी होती है, रिस्पॉन्स भी अच्छा रहता है। इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस मैं नहीं दे सकती, बट एक जनरल ऑब्जर्वेशन है कि पॉजिटिव साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट का ट्रीटमेंट पे भी रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा होता है। एक इंसान जो कैंसर सर्वाइव कर रहे हैं, हुँ। क्या वो कैंसर से कंप्लीटली निजात पा सकते हैं और फिर वो अपनी लाइफ एज इट इज़ पहले की तरह वापस शुरू कर सकते हैं, एक हेल्दी लाइफ हो सकती है? या फिर उनको आगे के तमाम टाइम, पूरी जीवन उनको इस बात की चिंता रहती है कि कैंसर रिपीट हो सकता है, रिपीट होने के चांसेस कितने ज़्यादा होते हैं? देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें 2 पार्ट है। पहला है कि मतलब क्या वो निजात पा सकते हैं कि नहीं? क्योंकि कैंसर में कितना ट्रीटमेंट होगा या कहाँ तक होगा और उनका क्योर रेट क्या होगा, ये हेड एंड नेक कैंसर्स की जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें भी हम लोगों ने जैसे लिप से लेके नेक तक डिफरेंट साइट्स की बात की, बात की। तो हर साइट पे क्योर रेट अलग होता है। जो लिप का क्योर रेट है वो टंग से डिफरेंट है, टंग का क्योर रेट वॉइस बॉक्स से डिफरेंट है। तो किस पेशेंट को किस साइट का कैंसर हुआ है, पहली चीज़। दूसरा, साइट भी नहीं, सब साइट बोलूँगी कि हेड एंड नेक में किस सब साइट का कैंसर हुआ है। दूसरी चीज़, किस स्टेज में कैंसर डायग्नोज हुआ है, क्योंकि स्टेज 1, 2 एंड 3 को तो हम लोग क्योरेबल मानते हैं। स्टेज 3 में हमारा इंटेंट क्योर नहीं रह जाता है, सॉरी, आई विल करेक्ट हियर, स्टेज 4 में हमारा इंटेंट क्योर नहीं रह जाता, स्टेज 4 में हमारा इंटेंट कंट्रोल रह जाता है कि कहाँ तक हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। स्टेज 1, 2 एंड 3 तक हमारा इंटेंट क्योर रहता है। तो निजात पाने की जो चांसेस हैं ऑब्वियसली स्टेज 1 में सबसे ज़्यादा होती हैं।
जैसे जैसे स्टेज बढ़ती है जो क्योर रेट होती है वो घटती है। अगर स्टेज 1 में 80 to 90% है, स्टेज 2 में वो घट के 70 हो जाती है, स्टेज 3 में 60 हो जाएगी। लेकिन फिर भी हमें पॉजिटिव वैल्यूज़ देखने हैं कि 60% ऑफ पेशेंट्स कैन बी क्योर्ड। ओके, हमें ये नहीं देखना है कि 40% में हम आ तो नहीं रहे हैं या ग्लास वो आधा भरा 10% हुआ में है, तो हमें नहीं आ उसमें रहे हैं। फोकस करना है। तो बिकॉज दोज पेशेंट्स गेट क्योर्ड, हमारे पास फॉलोअप पे आते हैं। मेरे पास अभी भी 3 साल 4 साल 5 साल फॉलोअप के पेशेंट्स आते हैं। ये हमारे फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन का था। जो सेकंड पार्ट आपने पूछा कि कैंसर लौट के आ सकती है आ कि सकता है नहीं, कि नहीं? तो रीअकरेंस के चांसेस हमेशा होते हैं, ठीक है। क्योंकि एक बार यदि बॉडी में एक हिट हुई है जहाँ पे कैंसर हुई है, तो हम लोग ये नहीं कहते कि यू आर नाउ टोटली, यू डोंट हैव एनी फियर ऑफ सेकेंड अकरेंस। रीअकरेंस की चांसेस होती हैं। और जो इलाज ख़त्म होने के बाद शुरुआत का 2 साल होता है उसमें सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए हमारा फर्स्ट 2 इयर्स का जो फॉलोअप होता है वो बहुत इंटेंसिव होता है। हम लोग समझिए कि पहले साल तो 2-2 महीने 3-3 महीने से बुलाते हैं पेशेंट को देखने के लिए। दूसरे साल पेशेंट की कंफर्ट के हिसाब से 3 से 4 महीने से बुलाते हैं। लेकिन 2 साल तक हम लोग टाइट फॉलोअप पे उनको रखते हैं। 2 साल के बाद ये पॉसिबिलिटी थोड़ी घट जाती है। तो उसके बाद हम लोग जैसे 4-5 महीने से बुला लिया या 6 महीने से बुला लिया। बट हमारा टारगेट रहता है कि 5 साल तक पेशेंट का हम लोग फॉलोअप करें। उसके बाद फिर पेशेंट को हम लोग ईयरली एक बार चेकअप के लिए बुलाते रहते हैं। तो ये चीज़ है। तो सेकेंड ऑकरेंस के लिए हमें पहले 2 साल सबसे ज़्यादा विजिलेंट रहने की ज़रूरत होती है। आपके क्वेश्चन का एक पार्ट और था कि क्या ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद नॉर्मल लाइफ हम लाइफस्टाइल शुरू कर कर सकते हैं सकते हैं वापस? कि नहीं? नॉर्मल लाइफ हम बिल्कुल शुरू कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं हेड एंड नेक कैंसर्स की, तो सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, ये 3 पिलर्स होते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के। सर्जरी के बाद फेस का कॉस्मेसिस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। कहीं से किसी सेक्शन को हटाया गया तो फेस की सिमेट्री थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। कीमोथेरेपी से थोड़े ब्लड काउंट्स के प्रॉब्लम होते हैं, थोड़ी मतलब जैसे नौजिया, वोमिटिंग, इस तरह की दिक्कत होती है। और रेडिएशन थेरेपी से हमें ड्राई माउथ, माउथ अल्सर्स या स्किन चेंजेस, और साथ ही साथ जो हमारी नेक की मसल्स होती है उसमें टाइटनिंग की समस्या होती है। तो ये सब जो दिक्कतें हैं ट्रीटमेंट रिलेटेड, बहुत बार लोग इनसे घबरा के ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं। लेकिन हम लोग का कहना है कि ट्रीटमेंट रिलेटेड यदि ये दिक्कतें हैं तो इसके बाद रिहैबिलिटेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपकी फेशियल सिमेट्री या ड्राई माउथ ये सब समस्या 100% रिकवर कर जाती है। कुछ चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में कंटिन्यू कर जाती हैं, जैसे कि यदि सर्जरी के बाद कुछ फेशियल चेंजेस हुए हैं तो वो ऑटोमेटिक रीस्टोर नहीं होंगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाती हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है टाइम एंड पेशेंस, वो आपको देना होगा एंड यू कैन परफेक्टली गो बैक टू योर नॉर्मल लाइफ। एक और टर्म आता है जो हम कैंसर का नाम सुनते हम्म हैं, एचपीवी। आप मुझे सबसे पहले बताइए एचपीवी क्या होता है और इसका कैंसर से क्या करना देखिए, एचपीवी एक वायरस है जिसका कि फुल फॉर्म ह्यूमन पैपिलोमा है? वायरस है। वायरस। अभी रिसेंटली सरकार के बहुत सारे स्कीम्स आए हैं एचपीवी वैक्सीनेशन इन यंग गर्ल्स को लेके। वो सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के प्रिवेंशन के लिए है। क्योंकि एचपीवी का क्लियर एसोसिएशन बच्चेदानी का मुंह यानी कि सर्विक्स के कैंसर से होता है। लेकिन एचपीवी के वेरियस स्ट्रेन्स होते हैं, 8-9 स्ट्रेन्स होते हैं। तो इसके सर्टेन स्ट्रेन्स ओरल कैविटी या और ख़ास करके थ्रोट कैंसर से रिलेटेड होते हैं। तो जो एचपीवी वायरस है वो एक उसका डीएनए मैकेनिज्म होता है जो कि कैंसर होने को प्रमोट करता है। अगर मैं बहुत लेमैन टर्म्स में आपको बताऊं तो ये वायरस मुंह का कैंसर यानी कि जो खास करके थ्रोट के कैंसर्स होते हैं, ये मेल और फीमेल दोनों इसके लिए प्रीडिस्पोज हो सकते हैं। तो ये एक वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स होता है और इसके प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन्स आई हैं अभी। गवर्नमेंट हमारे तरफ से हम्म इनफ इनिशिएटिव्स ले रही हैं हम्म कैंसर को लेके अवेयरनेस फैलाने में, या फिर इस तरीके के वैक्सीनेशंस
ज़्यादातर लोगों तक, लड़कियों तक या यंग जनरेशन तक पहुंचाने में एज ए डॉक्टर आप जितना मार्केट रीड कर रही हैं, जिस तरीके के पेशेंट्स के साथ डील कर रही हैं, आपको लगता है कि हमारे गवर्नमेंट की तरफ से इनफ स्कीम्स चल रहे हैं कैंसर अवेयरनेस को लेके, वैक्सीनेशंस को लेके? देखिए मुझे तो काफ़ी मतलब बेनिफिट दिख रहा है, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्कीम्स हैं, साथ ही साथ जो सरकारी सहायता है फाइनेंसेस की भी पेशेंट्स को, क्योंकि आजकल लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उसके लिए आगे आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट स्कीम्स तो हैं, सरकार सपोर्ट करने की काफ़ी कोशिश कर रही है। इसके साथ आए दिन जो कैंसर अवेयरनेस को लेके कैंपेन्स, एड्स, स्क्रीनिंग कैंप्स होते रहते हैं। हम लोग का भी, जैसे हमारा हॉस्पिटल, हम लोग का गवर्नमेंट के साथ एक टाई अप है, जिसमें कि बिहार के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जाके हमारा एक कंटिन्यूअस स्क्रीनिंग कैंपेन चल ही रहा है। तो ये सब इनिशिएटिव्स तो काफ़ी लिए जा रहे हैं कैंसर प्रिवेंशन को लेके। इसके साथ ही साथ इनफैक्ट प्रिवेंशन एंड अर्ली डायग्नोसिस, ताकि अर्ली स्टेज पे पता भी चल सके जहाँ पे लोग उसको डिले कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो HPV वायरस की जो वैक्सीनेशंस हैं, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देने की भी स्कीम्स आ रही हैं, स्कूल में लड़कियों को दी जा रही है। और ऐसा नहीं कि ये केवल फीमेल इसके लिए, यंग पॉपुलेशन के लिए है। HPV की वैक्सीन मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है, क्योंकि HPV वायरस की अगर बात करें कि ये कौन कौन से कैंसर करा सकती है, तो फीमेल में तो जैसे वल्वा, वजाइना, सर्विक्स यानी कि योनि का कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। मेल्स में पेनाइल कैंसर यानी कि पेनिस का कैंसर HPV वायरस की वजह से होता है। और दोनों ही जेंडर में जो कॉमन ऑर्गन्स जिसमें HPV वायरस से होगा, जैसे कि एनल कैनाल, लैट्रिन का जो रास्ता होता है उसका कैंसर, और थ्रोट कैंसर्स। तो इस तरह के करीब 5-6 वैरायटी ऑफ कैंसर्स हैं जो कि इस वायरस से एसोसिएटेड है, और इसको लेके वैक्सीनेशन ड्राइव्स चल रही है। तो HPV के वैक्सीन्स के बारे में जो आप बता रही हैं, किस उम्र तक हम इसे यंग जनरेशन को दे सकते हैं? आइडियल एज क्या होता है? देखिए आइडियल एज 9 से 14 साल है, 9 to 14 ईयर्स। तो लेकिन जब भी कोई न्यू वैक्सीन इंट्रोड्यूस होती है मार्केट में, तो हम इस स्ट्रिक्ट एज ग्रुप पे कन्फाइंड नहीं रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अभी हमारा जो पॉपुलेशन है वो बहुत सारा प्रोन है इस वायरस के लिए। तो इसका एक एक्सटेंडेड एज 26 ईयर्स है, बट अप टू 45 ईयर्स ऑफ एज तक भी HPV का वैक्सीनेशन अभी एट प्रेजेंट लोग ले सकते हैं, क्योंकि हमें बेसिकली हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करनी है। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि यदि हम तो इम्यूनाइज्ड रहें, बट हमारे आसपास जो लोग हैं वो भी इम्यूनाइज्ड रहें, तब हम ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं। यदि 10 हम आप मान लो सेंटर में एक इंसान है, उसके अगल बगल 10 लोग हैं, उसमें से यदि एक बंदा भी इम्यूनाइज नहीं है, तो आप समझो कि वो सर्कल को ब्रेक कर रहा है, वहां से वायरस अंदर घुसने के चांसेस है। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रही हूँ कि हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। तो जब भी कोई न्यू वैक्सीन इंट्रोड्यूस होती है, तो एक तो उसकी एज लिमिट होती है जो कि आइडियल होती है, लेकिन वो पहले पूरे पॉपुलेशन को एडमिनिस्टर करवाई जाती है, सो दैट जिन लोगों में अभी किसी कारण से ये इन्फेक्शन नहीं हुई है, ओल्डर एज के भी हैं, लेकिन उनको कम से कम वैक्सीन लग जाए। तो आइडियल इज 9 to 14 ईयर्स, एक तरह से सब आइडियल अप टू 26 ईयर्स, बट स्टिल कैन बी गिवन अप टू 45 ईयर्स एट प्रेजेंट। सो अगर 9 से 14 साल के बीच में हमारे यंग जनरेशन ने HPV वायरस के लिए वैक्सीनेशन नहीं कराया है, तो और या फिर किसी की उम्र बढ़ गई है, तो स्टिल वी कैन हैव दिस वैक्सीनेशन, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि एटलीस्ट अर्ली एजेस में 26 तक, और अगर 26 तक भी पॉसिबल नहीं हो पाया है, स्टिल हमारे घर के फीमेल्स को हम इस बात के लिए ज़रूर कन्विंस करें कि अप टू 40-45 ईयर्स तक हम ये वैक्सीन ले सकते हैं। हमारे पास हमेशा ये ऑप्शन होता है दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आपने वैक्सीनेशन लिया है तो काफ़ी चांसेस हैं कि आप सिक्योर रहेंगी, सेफ रहेंगी, और ट्रांसमिशन के चांसेस नहीं रहेंगे। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कैंसर क्या अर्ली यंग जनरेशन में भी हो सकता है, या फिर कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो एटलीस्ट 40s के बाद होती है, या फिर एक ओल्ड एज में ही ये बीमारी होगी, या फिर यंग जनरेशन में भी ये बीमारी हो सकती है?
देखिए कैंसर का जो आइडियल एज ग्रुप की बात की जाए तो यूजुअली एक परसेप्शन है कि आफ्टर 50 ओल्डर एजेस में कैंसर होती है क्योंकि बॉडी की मैकेनिज्म डाई आउट होने लगती है और उसमें मशीन जैसे डीएनए मैकेनिज्म में गड़बड़ी की वजह से कैंसर हुई, या अगर कोई रिस्क फैक्टर है, कोई टोबैको च्यू कर रहा है या कोई अल्कोहल ले रहा है, तो एटलीस्ट 30-40 ईयर्स तक उसके बॉडी को एक कंटिन्यूअस ट्रॉमा मिल रहा होगा जिसके बाद कैंसर होगी। बट ये आज के डेट में वैलिड नहीं है। आज के डेट में वी हैव अ मेजर पोर्शन ऑफ पेशेंट्स हु आर इन द यंगर पॉपुलेशन। इसका प्री डिस्पोजिंग रीजंस को हम लोग पिन पॉइंट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन देयर हैज़ बीन अ मेजर शिफ्ट इन द एज ऑफ डायग्नोसिस बिकॉज वी हैव बीन ट्रीटिंग पेशेंट जो कि 19 साल के भी हैं, 20 साल के भी हैं, 21 साल के भी हैं और 50 साल, 60 साल, 70 साल के भी हैं। ये लिटरली थोड़ा सा डेंजरस लगा सुन के हम्म, कि 19-20 साल के अगर बच्चे या फिर यंग जनरेशन कैंसर फेस कर रहा है तो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल चेंज उनके ब्रेन में हो जाता है और एक बहुत डरावनी बीमारी है। स्टिल हम इस पे कितनी भी बातें कर लें बट कैंसर से डर तो लगता है। तो जब एक यंग इंसान को कैंसर हो जाता है या उसे पता चलता है कि उसको कैंसर है, उसका एटीट्यूड और उसका माइंडसेट भी उसके रिकवरी पे असर डालता है। देखिए बिल्कुल डालेगा क्योंकि यंग पॉपुलेशन एक एनर्जेटिक पॉपुलेशन होता है। दे हैव सो मेनी ड्रीम्स फॉर देयर फ्यूचर, दे हैव जस्ट स्टेप्ड इनटू द लाइफ। और वहाँ पे यदि उनको इस तरह की बीमारी हो जाए जो कि उनके नॉर्मल लाइफ के कोर्स को डिस्टर्ब कर दे, तो ऑब्वियसली ये जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो उनके लिए कभी कभी लॉन्ग स्टैंडिंग हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि ट्रीटमेंट के समय मतलब यू ऑलवेज हैव टू कैरी अ फेक स्माइल एंड कम फॉर द ट्रीटमेंट। फियर, एंग्जाइटी, ये सब एक नॉर्मल इमोशंस हैं इस बीमारी को लेके। इसको हमेशा अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए। और जो रिस्क फैक्टर्स को लेके जैसे हम लोग बात करते थे, मैं एक छोटा सा इंसिडेंट कोट करूँगी। आई हैड अ पेशेंट 28 ईयर्स ओल्ड बॉय। तो वो 5 साल से उसने तंबाकू बस खाया था। उसको मुंह का कैंसर था, आया, डायग्नोज हुआ, बायोप्सी हुई, कैंसर पता चला। तो जब मैंने उसको बताया कि तुम्हें यहाँ पे मतलब जैसे गाल और मसूड़े के बीच में लोग रखते हैं ना तंबाकू, वहीं पे उसे हुआ था। हमने बोला कि यहाँ पे यू हैव कैंसर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था, हमारे दादा 60 साल से खा रहे हैं, उनको नहीं हुआ है, मेरे को 5 साल में कैसे हो गया। तो यहाँ पे मतलब थोड़ी देर के लिए तो आई वाज स्पीचलेस। बट अगर आप फैक्टर्स को देखो तो पहले इन्वायरमेंट हमारा अभी से क्लीनर था, हवा साफ थी, खान पान शुद्ध था। अभी आज के डेट में जो लाइफस्टाइल है उसने एक मेजर शिफ्ट किया है हमारे बॉडी के जेनेटिक्स पे, मैकेनिज्म पे। और ये कोई गारंटी नहीं है कि आपके घर में यदि किसी ने 50 साल 40 साल तक खाया तंबाकू, उसे नहीं हुआ, तो आपको भी कोई रिस्क नहीं है। इस लड़के को 5 साल से ये ले रहा था, इसने बोला कि मैं 5 साल से खा रहा हूँ, एंड आफ्टर 5 years ओनली मतलब ही लैंडेड अप इन माई ओपीडी। हाँ, ये केसेस तो हम बहुत जनरली सुनते आए हम्म हैं कि अगर किसी की किडनी खराब हो जाती है, लिवर पे इम्पैक्ट हो जाता है और डॉक्टर से रेकमेंड करते हैं कि आपको अल्कोहल नहीं लेना है, या फिर किसी को हेड एंड थ्रोट कैंसर हो जाता है तो डॉक्टर से कहते हैं कि आपको स्मोकिंग नहीं करनी है या फिर आपको तंबाकू और गुटखे जैसी चीज़ों से दूर रहना है। तो खास करके बिहार में स्पेशली क्योंकि बिहार एक ड्राई स्टेट है, यहाँ अल्कोहल बैन है, बट इस वजह से हम कह सकते हैं कि ड्राई फॉर्म ऑफ नशा जो है वो थोड़ा सा बाकी जगहों से थोड़ा ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या हम कैंसर के केसेस ज़्यादा सुनते हैं? देखिए कैंसर के केसेस हेड एंड नेक के जो हमारी नॉर्दर्न बेल्ट है उसमें ज़्यादा है, क्योंकि जो टोबैको का कल्चर है वो ऐसा नहीं कि केवल बिहार में ही, जैसे यूपी में, राजस्थान में, ये सब जगह भी डिफरेंट फॉर्म्स में टोबैको कंज्यूम की जाती हैं। तो ये जो बेल्ट है, यूजुअली जो नॉर्दर्न इंडिया की जो बेल्ट है, तो उसमें टोबैको का कंजम्पशन ज़्यादा है और इसीलिए हेड एंड नेक कैंसर के केसेस इस एरिया में ज़्यादा मिलते नॉर्दर्न हैं। बेल्ट मतलब में नॉट ज़्यादा है, ओनली कन्फाइंड टू बिहार बट द नॉर्दर्न नॉर्दर्न बेल्ट। बेल्ट में ज़्यादा है। और ये वाली लाइन भी हम बहुत आराम से सुनते हैं कि 50 साल से किसी ने शराब पी रखी थी बट उनका तो किडनी फेल नहीं हुआ, उनके लीवर में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। वो 20 साल से स्मोकिंग कर रहे हैं, उनको कैंसर नहीं हुआ, तो मैं 2 साल से कर रही हूँ या 5 साल से कर रहा हूँ तो मुझे नहीं हो सकता है। क्या डिफरेंस दोनों पर्सनालिटीज़ में होती है कि कोई एक ह्यूमन बीइंग जो 20 सालों से कंटिन्यूसली स्मोकिंग कर रहे हैं बट उनको कैंसर डायग्नोस नहीं हुआ उनकी पूरी लाइफ,
और एक कोई ऐसा पर्सन जिन्होंने 5 साल से स्मोकिंग की या फिर टोबैको यूज़ किया और उनको कैंसर डायग्नोस हो गया। आखिर डिफरेंस क्या सिर्फ खान पान का, लाइफस्टाइल का है, या हर किसी की इम्यूनिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी बीमारी कितना हार्ड एंड फास्ट चेज करेंगे? बॉडी मेकअप का डिफरेंस होता है बॉडी बेसिकली मेकअप का कि डिफरेंस। आपका बॉडी कितना प्रोन है या कितना इम्यून है किसी चीज़ के लिए। क्योंकि बहुत सारे, अगर हम लोग डेली लाइफ का एग्जांपल लें तो एक ही माँ के दो बच्चे हुए, एक को दूध पचता है, एक को नहीं पचता है। जैसे मैंने एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया। तो डेफिनेटली। उसी तरह से बहुत बार ये चीज़ें होती हैं कि लोग उनके घर में किसी को क्या हुआ है उसको लोग अपने लिए जनरलाइज कर लेते हैं, जबकि ये नहीं करना होता है। हर किसी का बॉडी मेकअप अलग होता है। हम लोग किसी भी नेगेटिव हैबिट को इंडोर्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि आपके घर में अगर आपके फादर या आपके ग्रैंडफादर या कोई भी अगर 40 ईयर्स से स्मोक कर रहे हैं या 50 साल से तंबाकू खा रहे हैं, तो आप उस चीज़ को अपना रूल नहीं मान सकते कि आपको भी 40 ईयर्स के पहले कुछ नहीं होगा। एंड कैंसर एक पूरे डिजीज़ का एक स्पेक्ट्रम होता है, उसमें कैंसर इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो कि उस चीज़ से हुई। क्या पता उनको कोई और बीमारी हो, सीओपीडी हो, एम्फाइसेमा हो जाए, जो स्मोकिंग के और दूसरे फैक्टर्स होते हैं। तो इट इज़ अ लाइक कि आप दूसरे का लाइफस्टाइल को अपने ऊपर जनरलाइज नहीं कर सकते कि उन्हें नहीं हुआ तो हमें भी नहीं होगा। एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट। Different, and every body has different kind हम्म। of mechanism to deal with disease and all. AI आजकल काफ़ी ट्रेंड में है और हम AI के जनरेशन में एंटर कर चुके हैं। लगभग हर क्षेत्र में AI ने हमें पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया है। मेडिकल के क्षेत्र में भी AI का बहुत बड़ा रोल होने लगा है आजकल, और हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कैंसर जैसी बड़ी बीमारी में भी क्या हम AI का उपयोग कर रहे हैं, उनसे हेल्प ले रहे हैं, या AI कोई मेजर रोल प्ले कर रही है मेडिकल इंडस्ट्री में? देखिए, अभी डॉक्टर से ज़्यादा तो पेशेंट ही एआई का उपयोग कर रहे हैं। वो हमारी रिपोर्ट्स उस पर डाल डाल के डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इंटरप्रिटेशन सब निकलवा ले रहे हैं, और उसके बाद हमें आके क्रॉस चेक कर रहे हैं कि वेदर आर वर्जन इज मैचिंग विद द चैट जीपीटी वर्जन और नॉट। Okay, so doctors are also being tested. हाँ, तो खैर जोक्स अपार्ट, एआई का मेडिकल फील्ड में जैसे डायग्नोसिस एंड इंटरप्रिटेशन को लेके एक तरह से जो चीज़ आप 10 दिन में कर रहे थे या 15 दिन में कर रहे थे, तो थोड़ा फास्टर डायग्नोसिस के तरफ इसका अभी रोल एक्सप्लोर हो रहा है। अभी कोई कॉन्क्रीट बिल्कुल एआई रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर्स ऐसे करके मेडिकल फील्ड में लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन वी हैव बीन यूजिंग दीज थिंग्स सिंस लॉन्ग, क्योंकि जैसे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एंड ये सब है, तो उसमें जो देर इज़ अ टर्म कॉल्ड कंटूरिंग वेयर वी प्लान द पेशेंट्स। तो a kind of AI was being used there since long, but now it has been very common। और ये है कि फास्टर डायग्नोसिस एंड के लिए इसका यूज़ अभी आ रहा है, बट स्टिल आई विल नॉट endorse the thing in the way कि you should totally rely on the interpretation given by the AI, because every patient is different and there are many things जो उसका कि क्या interpretation आना चाहिए, वो एक बार फाइनली मतलब फिजिकल एक्सपीरियंस पे तो डिपेंड करता ही है। तो इट शुड नॉट रिप्लेस डॉक्टर्स, बट हाँ, इट मस्ट एड इन फास्टर डायग्नोसिस। डेफिनेटली। गूगल में काफ़ी आपने मीम्स भी देखे होंगे गूगल से रिलेटेड, कि गूगल में आप कोई भी बीमारी के सिम्टम डालो चेक करने के लिए, और गूगल आपको बता देता है कि आपको कैंसर है। ठीक है। सो कैंसर आइडेंटिफाई करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए सिर्फ बायोप्सी टेस्ट ही है, या फिर इज देयर एनी ब्लड टेस्ट जिससे पता चल जाए कि कैंसर है, या फिर ऐसे प्रोमिनेंट चेंजेस जिससे आप ये डायग्नोस कर सकती हैं कि ये कैंसर ही है, और इज देयर ओनली बायोप्सी जिसके थ्रू पता चलता है? देखिए, बायोप्सी इज़ अ कंफर्मेटरी टेस्ट, क्योंकि हम कोई भी ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट सीटी कुछ भी करा लें, इट विल ऑल बी सजेस्टिव ऑफ कैंसर, इट विल नेवर बी कंफर्मेटरी ऑफ कैंसर। ब्लड टेस्ट जो होते हैं वो हमारे जनरल बॉडी वेल बीइंग के लिए, हम लोग जैसे सीबीसी, लीवर फंक्शंस, किडनी फंक्शंस, इसके अलावा कुछ ट्यूमर मार्कर्स होते हैं जो कि हम लोग ब्लड से टेस्ट कराते हैं। तो दीज ऑल आर एक्चुअली इंडिकेटिव कि हाँ, बॉडी में सब कुछ ठीक है या देयर इज सम प्रॉब्लम गोइंग ऑन। इसके साथ में आते हैं रेडियोलॉजी पे, जैसे कि सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट सीटी की हम लोगों ने बात की, तो वो आपको एरियाज डिफाइन कर देंगे कि हाँ, देयर इज़ एबनॉर्मेलिटी इन दिस एरिया, यहाँ पे थिकनिंग है, यहाँ पे ग्रोथ है, यहाँ पे कुछ ट्यूमर जैसा दिख रहा है।
बट जब तक हम लोग उस एरिया से बायोप्सी नहीं लेंगे तब तक हमें एग्जैक्ट डायग्नोसिस नहीं पता चलेगी, बिकॉज केवल ये इंडिकेट कर देना कि दिस कुड बी कैंसर, इससे ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं होती, बिकॉज देयर इज वेराइटीज ऑफ कैंसर। हर कैंसर का इलाज अलग अलग होता है। अब जैसे कोई पेशेंट मेरे पास आए कि मुझे फीवर है, फीवर के लिए आप एक ब्लैंकेट मेडिसिन दे सकते हो, बट वो फीवर टीबी का भी हो सकता है, वो फीवर टाइफाइड का भी हो सकता है। देर इज़ अ डिफरेंट लाइन ऑफ मैनेजमेंट फॉर ईच डिजीज। राइट। इसी तरह से कैंसर के साथ है। कोई आपको ब्लड टेस्ट या कोई किसी तरह की इमेजिंग स्टडी आपको ये बता सकती है कि देयर इज समथिंग विच इज इंडिकेटिव ऑफ कैंसर, बट द टाइप हैज़ टू बी डायग्नोस्ड विथ बायोप्सी। There are one or two exceptions where biopsy is not needed, but majority of the cases biopsy is confirmatory. लोगों को एक मिथ होता है कि बायोप्सी कराएंगे तो कैंसर फैल जाएगा, बट ऐसा नहीं है। बायोप्सी इज़ अ वेरी confirmatory टेस्ट। तो लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि बायोप्सी एक टेस्ट कराने से कैंसर और फैल जाएगा? एक जनरल कंसेप्शन है पेशेंट्स और पॉपुलेशन के बीच में कि यदि उन्होंने घाव में कट लगा दिया, वो छेड़ दिया, तो वो उसमें से निकल के कैंसर कहीं बाहर गिर जाएगा या बॉडी में फैल जाएगा। तो ये उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि यदि वो नहीं भी करेंगे तो भी वो फैलेगा, क्योंकि बायोप्सी नहीं आप कराओगे, आप बायोप्सी से भागोगे, ट्रीटमेंट नहीं कराओगे, तो वो अपनी जगह बैठा थोड़ी ना रहेगा। जो हम लोगों ने इनिशियली एक मेटास्टेसिस की बात की थी कि ब्लड वेसल्स के थ्रू उसके माइक्रोस्कोपिक सेल्स डिफरेंट जगह डिपॉजिट हो सकते हैं, तो आप नहीं कराएंगे तो भी आप उसको टाइम दे रहे हैं फैलने का। बायोप्सी से कैंसर फैलता नहीं है। बायोप्सी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा सा चंक हम लोग निकाल लेते हैं किसी चीज़ का काट के। एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है जिसमें कि एक मोटी सी निडल डाली जाती है और जैसे खून खींचा जाता है उस तरह से थोड़ा सा टिश्यू खींच लिया जाता है। ओके, और तो उस टेस्ट के थ्रू हम पता उस करते हैं टेस्ट के कि थ्रू हम लोग कैंसर एग्जैक्टली है या नहीं है। कैंसर का टाइप खास करके कि है तो किस टाइप किस का टाइप का कैंसर है। कैंसर है। सो बायोप्सी टेस्ट को लेके जो एक मिथ हमारे सोसाइटी में बहुत ही कॉमन है कि अगर हम ये टेस्ट कराते हैं या फिर हम हमारे घाव को छेड़ते हैं तो वो कैंसर स्प्रेड हो सकता है। तो इस वजह से लोग टेस्ट लेने से ही डरते हैं। बट जैसा कि हमने पहले भी कहा था, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। आपको ये टेस्ट कराने की ज़रूरत ही ना पड़े, बट अगर अगर आपको डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि आपको बायोप्सी टेस्ट करानी चाहिए, तो सिर्फ इस डर से कि कैंसर और फैल जाएगा आप इस टेस्ट से ना बचें। टेस्ट ज़रूर कराएं, क्योंकि आप टेस्ट नहीं भी कराएंगे तो मैम ने कहा कि कैंसर फिर भी अपनी जगह पे बैठा नहीं रहेगा, वो फिर भी अपनी जगह से फैलेगा और आपको उसकी प्रॉब्लम आगे अगर थर्ड या फोर्थ स्टेज में आपको जाके पता चलता है तो इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर यू। सो अर्ली स्टेजेस में जितनी जल्दी हम फाइंड आउट कर लेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपको बैक टू नॉर्मल लाइफ में आने का। एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि हमने एचपीवी के बारे में बात की, एक वैक्सीन है जिसकी वजह से हम इस वायरस से बच सकते हैं। उसके आइडियल एज के बारे में भी बात की। अभी कोरोना से जब हम जूझ रहे थे तो कोरोना के लिए भी एक वैक्सीनेशन आया था जिसका डोज लेने के बाद आप एटलीस्ट श्योर हो सकते हैं कि आपको कोरोना तो नहीं हो रहा है। क्या कैंसर के लिए स्पेसिफिकली ऐसी कोई वैक्सीन है जिसको लेने के बाद इंसान ये कंफर्मेशन रखे कि कैंसर से मैं बच सकता हूँ, मुझे कैंसर नहीं होगा? देखिए, कोई भी वैक्सीन, केवल कैंसर की बात नहीं करें, यदि आप टीबी की वैक्सीन, मीजल्स की वैक्सीन या कोरोना की वैक्सीन की बात करें, तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लेने के बाद आपको ये कन्फर्मेशन रहेगी कि आपको ये बीमारी कभी नहीं हो सकती है। वो आपके बीमारी होने की प्रोबेबिलिटी को कम करेगी, लेकिन वो आपको लाइफ लॉन्ग ऐसा नहीं कि इम्यून कर देगी कि अब आपको ये बीमारी कभी हो नहीं सकती। वैक्सीन्स क्या होती है बेसिकली, एक तरह से जो डिजीज़ होती है उसकी फ्लोट डाउन या एक तरह से एटीन्यूएटेड वर्जन्स में वायरसेस होते हैं या उसकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती है जो कि बॉडी में इंजेक्ट करके बॉडी के इम्यूनिटी को ट्रिगर किया जाता है, ताकि उस बीमारी से लड़ने के लिए हमारे बॉडी में पहले से एंटीबॉडीज़ ये सब मौजूद हो, ताकि जब उस तरह की वायरस कभी सचमुच में एज अ इन्फेक्शन के फॉर्म बॉडी में घुसे तो वो हमारे शरीर के लिए नया रिएक्शन ना हो। तो वैक्सीन्स जो होती है वो आपकी बीमारी होने की प्रोबेबिलिटी को कम करती है, ख़त्म नहीं वो करती है। आपको ख़त्म नहीं करती है। अगर 10 में से 8 लोगों में वो बीमारी हो सकती थी तो हो सकता है वैक्सीन लेने के बाद 10 में से 2 लोगों में हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि 10 में से 0 वो नंबर हो जाएगा, वैसा नहीं हो।
क्योंकि अब हम इस डिस्कशन को लेके एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं कुछ और सवाल आपसे ऐड करना चाहूँगी। कोई एक लाइफस्टाइल जो इंसान को अभी से शुरू कर देनी चाहिए ताकि आपके अंदर भी कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हो जाएं, अपने डेली बेसिस पे एक ऐसी हैबिट जो हम रोज करें अपने घर पे और हम इसके चांसेस कम कर सकते देखिए, अगर केवल एक हैबिट की बात की जाए तो आई विल सजेस्ट कि 30 to 45 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि हमारा बॉडी धीरे धीरे सिडेंट्री लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ रहा है। आई एम ऑल्सो नॉट होल्डिंग अ वेरी आइडियल वेट, बट टॉकिंग अबाउट इट कि जब हम लोग अपने बॉडी में एक डेली की फिजिकल एक्टिविटी ऐड करते हैं तो समहाउ जो हमारा इम्यूनिटी है उसको हम बूस्ट करते हैं। एंड द थिंग इज़ कि जब हम फिजिकल एक्टिविटी 30 मिनट्स इज़ मिनिमम, बट इट 30 मिनट्स to 1 hour यूजुअली से लाइट एक्सरसाइजेज और मॉडरेट एक्सरसाइजेज, सो दैट उससे क्या होता है कि आप खुद ब खुद देखोगे वेन एवर यू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग और फोकसिंग ऑन योर हेल्थ, ऑटोमेटिक आपकी जो रुचि होती है टुवर्ड्स सब्सटेंस एब्यूज़ या जंक्स वो घट जाती है एंड यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन हेल्दी हेल्दी फूड, लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल। तो इट एक्चुअली मोटिवेट्स योर ब्रेन टू गो टुवर्ड्स हेल्दी लाइफस्टाइल। इसके साथ ही फिजिकल एक्टिविटी होते रहने से हमारे बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो बेटर फंक्शन करती है, वेट कंट्रोल होता है, ओबेसिटी कंट्रोल होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, शुगर स्पाइक्स कंट्रोल होते हैं। तो ये सब जो छोटे छोटे मैकेनिज़म्स बॉडी को इंटरनल स्ट्रेस इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग होते होते कई सालों बाद कैंसर करा सकते हैं, उसको कहीं ना कहीं चांसेस कम करेंगे। सो इफ़ यू टॉक अबाउट वन हैबिट आई विल से 30 minutes to 45 minutes ऑफ एटलीस्ट फिजिकल लाइट वर्कआउट। टू मॉडरेट एक्सरसाइजेस। ओके। अगर किसी ने कैंसर सर्वाइव कर लिया है हम्म। एंड इज कम्प्लीटली फाइन नाउ, और डायग्नोसिस हो गया, इलाज हो गया, एंड द पर्सन इज कम्प्लीटली फाइन नाउ, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल ही शुड फॉलो घर पे ही ताकि आगे भी वो हेल्दी फील कर सकें, और उनके साथ वापस कैंसर रिपीट होने के चांसेस। देखिए, कैंसर रिपीट होने के जो चांसेस है, सबसे पहले कि अगर पहले कोई हिस्ट्री रही है टोबैको की, अल्कोहल की, स्मोकिंग या किसी भी तरह के सब्सटेंस अब्यूज़ की, तो ऑब्वियसली दे शुड नॉट रीस्टार्ट इट। बहुत बार मेरे पास हैं कुछ केसेस जो कि ठीक होने के बाद 2 साल तक तो उन्होंने बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो किया, बट दे रीस्टार्टेड विद देयर सब्सटेंस अब्यूज़ एंड नाउ दे आर स्ट्रगलिंग विद सेकेंड कैंसर्स। एंड सेकेंड टाइम होना आपके बॉडी को, आपके फैमिली को पहले से ज़्यादा तोड़ता है। तोड़ता है। तो सब्सटेंस अब्यूज़ से मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगी दूर रहना। इसके साथ ही जो रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेज आपको सिखाई गई हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ आफ्टर ट्रीटमेंट वाले पेशेंट्स की बात कर रहे जी। हैं, तो जैसे नेक की टाइटनिंग होती है, माउथ की ड्राइनेस होती है, टेस्ट चेंज होता है। बहुत बार टंग के केसेस में जैसे टंग की सर्जरी हो गई तो रिमेनिंग टंग से फूड को मूव कराना, च्यू कराना मुश्किल होता है। तो रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेज ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद पेशेंट्स को सिखाई जाती हैं, तो टू कंटिन्यू विद दोज फिजियोथेरेपीज बिकॉज दे विल हेल्प यू रीस्टोर द नॉर्मल फंक्शन। इसके साथ जो तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने मन में कि हमें दोबारा कैंसर हो जाएगा, इस डर को डेली बेसिस पे लेके नहीं चलना है, क्योंकि इंसान मैनिफेस्ट नहीं करना है। मैनिफेस्ट नहीं करना है और आपको डेली बेसिस पे लेके नहीं चलना है कि मुझे दोबारा कैंसर हो ही जाएगा। आपको विजिलेंट रहना है, आपको कोई भी छोटी सी भी दिक्कत हो आपको तुरंत जाके मिलना है, लेकिन आपको कोशिश करना है कि आप अपना नियर नॉर्मल लाइफस्टाइल जो है उसको मेंटेन रखिए। कैंसर सिर्फ शरीर से निकालने की ज़रूरत नहीं है, कई बार दिमाग से निकालने की भी ज़रूरत होती है। हम कभी कभी नेगेटिव चीज़ों को भी मैनिफेस्ट कर लेते हैं। शायद हम चीज़ों के बारे में इतना डरते हैं कि हम लगातार उसके बारे में सोचते रहते हैं, और सोचते सोचते कोई चीज़ हमारी साइकोलॉजी पे इतना इम्पैक्ट डालती है कि फिर हमें वो बीमारी हो भी जाती है, फील भी करने लगते हैं हम उस चीज़ को। सो बिग नो टू रीस्टार्ट योर सब्सटेंस अब्यूज़, अगर आपने एक बार कैंसर सर्वाइव किया है तो। और अगर जिन्हें अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखना है, वन सजेशन इफ़ यू वांट टू डू इज़ 30 to 40 मिनट ऑफ एक्सरसाइज। एक क्विक रैपिड फायर करेंगे हम लोग, वेयर यू हैव टू आंसर इन वन वर्ड और समथिंग लाइक दैट, जिससे हम कैंसर को अभी हमारे इस पूरे कॉन्वर्सेशन को कंबाइन करेंगे, और हम क्योंकि एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, सो मैं चाहूँगी कि इस पूरे कॉन्वर्सेशन के साथ साथ इस क्विक रैपिड फायर से लोगों को कैंसर के बारे में एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए। सो आई एम गोना आस्क फ्यू क्वेश्चंस टू यू एंड यू हैव टू answer it. No smoking, no tobacco misuse, no cancer. Is it true? फॉल्स।
because those who don't smoke or don't use can also have cancer. Okay. After suffering from cancer, you cannot restart your life as before. uh, can start We can start It is normal lifestyle. possible. Yes, it is possible. Okay. कैंसर इज कंटेजियस. अगर एक इंसान को हुआ है तो दूसरे इंसान को भी उसकी फैमिली में हो जाएगा. Big no, because cancer is not contagious. One superfood which we can have daily in our home and we can beat cancer, like we can at least lower the chances. There is no superfood, just eat your normal daily food. Healthy food is the Healthy key. food is the key. Okay. After 40s, people cannot do physical exercise or something. So yoga or meditation can also help you, getting your body stronger, और आप There कैंसर is से बच no सकते हैं. cutoff for physical exercise. So after 40, people can also do People physical can activity. do physical exercise, yoga, physical exercises. These all are one form of the another thing, so they play the same role. Okay. Cancer patient cannot get married. False. Cancer patients do get married. They get married, they have their family. Okay. कैंसर थर्ड स्टेज के बाद अगर डायग्नोस हुआ है तो उसके 100% चांसेस हैं कि वो क्योर नहीं होगा. False, because there are various treatments after third stage also. Cancers are very well controlled and people lead their normal life. अगर मैंने कोरोना की वैक्सीन ली है, HPV की वैक्सीन ली है, तो मुझे कैंसर नहीं होगा. ऐसा नहीं है. Vaccines are not 100% protective. They just decrease the chance of having the disease. अगर मैंने कैंसर के लिए बायोप्सी टेस्ट कराया तो मेरे कैंसर होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी. बिल्कुल नहीं. बायोप्सी इज मैंडेटरी फॉर कंफर्मेशन, और बायोप्सी करने से कैंसर नहीं फैलता. थ्रू फ्यू सिम्टम्स कुछ सिम्टम्स जो हम हमारे बॉडी में फील कर रहे हैं उसको ChatGPT, AI या फिर गूगल में सर्च करके भी पता लगाया जा सकता है दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम कैंसर. अगर आप सिम्टम्स फील कर रहे हैं, आप बेशक ChatGPT देख लीजिए, लेकिन आपको कोई भी सिम्टम 3 हफ्ते तक यदि परेशान कर रही है और ChatGPT उसको ठीक नहीं कर पा रहा, तो डॉक्टर से मिलिए जाके. Thank you so much. Rapid fire was amazing, and it was really a nice conversation with you, ma'am. और इसमें हमने कोशिश की कि हम कैंसर क्या होता है, कैंसर से कैसे बच सकते हैं तक पे सारी बातें करें, और एक डिटेल कॉन्वर्सेशन हमारी हुई कैंसर से रिलेटेड, वैक्सीन से रिलेटेड, हेल्दी लाइफस्टाइल से रिलेटेड. फिर भी एंड में भी मैं यही कहना चाहूँगी, प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर. आपको कैंसर ना हो, आप ऐसी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, या चांसेस कम रहें ऐसी लाइफस्टाइल मेंटेन करें. अगर आपको कैंसर के सिम्टम दिख रहे हैं तो बिना डरे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनके सजेस्ट किए हुए टेस्ट कराएं, उनके मेडिकेशंस को लें और उन पे बिलीव करें. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. मैम ने शुरुआत में ही कहा था, इट नीड्स पेशेंस एंड टाइम. आपके अंदर बहुत सारा पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर बहुत सारा धैर्य होना चाहिए, और ये एक फैमिली डिजीज़ है, ऐसा भी मैम ने कहा. अगर एक इंसान आपकी फैमिली में कैंसर सर्वाइव कर रहा है तो पूरी फैमिली कहीं ना कहीं मेंटली सर्वाइव कर रही है. तो पूरी फैमिली को उस टाइम पे ज़्यादा फोकस, अटेंशन और ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है. सो इट्स समथिंग जो क्योर हो सकता है, और आज टेक्नोलॉजी इतनी हाइट और पीक पे है कि हम कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को भी बीट कर रहे हैं. तो नथिंग टू वरी अबाउट, जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड डेफिनेटली हम सब मिल के इस ख़तरनाक बीमारी के रेशियो को भी और कम करेंगे. I wish you all a very healthy lifestyle and healthy life. Thank you so much. And thank you so much, ma'am. It was a pleasure to have you in this conversation. And after having a conversation, it was very clear. आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि कैंसर को किस तरीके से हम बीट कर सकते हैं और डायग्नोस कर सकते हैं. I hope it will help our audience. Thank you. Thank you so much.